हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इग्नू एमबीए सेमेस्टर 1 का जो हमारा पहला पेपर है, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस। इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे एक छोटा सा, और साथ ही ये जानेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या आता है। इग्नू के एग्ज़ाम्स में हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में 7 एग्ज़ाम्स हैं और सभी का एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट है। किसी में केस स्टडीज़ आते हैं, किसी में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि आप लोग जब सब्जेक्ट पढ़ने बैठें तो एक बार उनका जो 10 ईयर्स हैं वो उठा के देख लें कि लास्ट ईयर्स में उनके एग्ज़ाम पैटर्न्स किस तरीके से हैं। कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स के उसमें केस स्टडीज़ आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें से कितने करने हैं। बाकी एक बार मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन एमएमपीसी 01, जो कि सब्जेक्ट है हमारा मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट, पेन ऑफ डिसिप्लिन इज मच बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट। एक मैं छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। डिसिप्लिन हमारे दिमाग में बचपन से बहुत गलत डाल दिया गया है कि डिसिप्लिन का मतलब होता है कि सुबह रोज जल्दी उठना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना। डिसिप्लिन का मतलब सुबह जल्दी उठना नहीं होता है। डिसिप्लिन का बेसिक मतलब होता है कि आपने जो चीज़ डिसाइड की है कि मुझे कल जिम जाना है, भले ही वो शाम को 6 बजे जाना है, लेकिन वो जाना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप जो चीज़ आपने ठानी है वो टाइम पे करें और रेगुलरली करें। वो डिसिप्लिन होता है। सुबह रोज जल्दी उठना डिसिप्लिन नहीं होता। तो इस का मतलब बेसिकली यही है कि जो अभी हमारा 20 से 30 का एज ग्रुप है, इन 10 साल के अंदर अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन से रखते हैं और चीज़ों को तरीके से चलाते हैं, तो आगे आने वाले हमारे जो 30 से 60 तक के, रिटायरमेंट तक के, या जो भी बाकी के 30-40 साल हैं, अगर हमको वो अच्छे से जीने हैं या उसमें लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है, तो अभी के जो 10 ईयर है वो हमें बहुत अच्छे डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करने हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग 30 प्लस क्रॉस करते हैं, उस टाइम पे मोस्टली लोगों की मैरिज हो चुकी होती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं। तो उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आने वाले होते हैं। तो हमें अपने आने वाली जनरेशन को भी हैंडल करना होता है और जो हमारी बड़ी जनरेशन है उनको भी हैंडल करना होता है। तो वो जो 30 के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है हमारे ऊपर कि हमें अपनी पुरानी जनरेशन को साथ लेके चलना है, नई जनरेशन को साथ लेके चलना है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो अगर हम लोग अभी के टाइम पे मेहनत करके चीज़ों को अच्छी तरह से चलेंगे और वर्क लाइफ बैलेंस के साथ आगे करते हैं, तो जो आगे है हमें रिग्रेट नहीं होगा चीज़ों को लेके। वरना लोग वही है कि पैसा कमाने के चक्कर में रह जाते हैं और बाकी अपना फैमिली को घर पे टाइम नहीं दे पाते। तो मेरा सजेशन बस वही है कि जो आपका ये 20 से 30 वाला एज ब्रैकेट है, इसमें आप लोग अभी अपने आप को टाइम दें, अपने एजुकेशन को अच्छे से टाइम दें, अपने करियर पे ध्यान दें, ताकि 30 के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो सकें और अपनी फैमिली और बाकी चीज़ों को भी टाइम दे पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आगे। जो हमारा एमएमपीसी 001 है, इसके अंदर मेनली 2 सेक्शन आने वाले हैं हमारे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन आएँगे, जिसमें से हमको 3 अटेम्प्ट करने हैं और तीनों क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के होंगे। कुछ क्वेश्चंस में होता है कि वो ए, बी, सी पार्ट करके भी होता है और आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक? और जो सेक्शन बी है हमारा, सेक्शन बी कंपल्सरी रहता है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा और 40 नंबर का केस स्टडी होता है। ये 40 नंबर केस स्टडी में एक आपको 1.5-2 पेज का केस स्टडी दे दिया जाएगा। आपको पहले वो टॉपिक डिफाइन पढ़ के समझना है कि वो किस टॉपिक के रिलेटेड है और फिर उसके ऊपर आपको ए, बी, सी, डी 3-4 क्वेश्चंस दे दिए जाएँगे। आपको वो चारों क्वेश्चंस करने होंगे और यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलते। ये कंपल्सरी रहता है ये वाला सेक्शन आपका। तो एक इस चीज़ से हम बेसिक आइडिया लगा सकते हैं, जो भी हम लोग जितने भी ब्लॉग्स हैं और जितने भी चैप्टर्स हैं, हमको सबको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि हमें नहीं पता कि वो केस स्टडी किस सब्जेक्ट से पूछने वाले, किस टॉपिक से पूछने वाले, किस ब्लॉग से या किस चैप्टर से पूछने वाले हैं। तो हमको हर सब चैप्टर इस हिसाब से पढ़ना है कि उसमें से 40 मार्क्स का केस स्टडी आ सकता है और हमें वो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा कंपल्सरी पेपर के अंदर। तो ये हमारे 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन जो कि 60 मार्क्स के हो जाएँगे और एक 40 नंबर का केस स्टडी जो 10-10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें सब टॉपिक्स रहेंगे। तो टोटल आपका 100 नंबर का एमएमपीसी 01 मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस है, इसके बेसिकली 4 ब्लॉक हैं। इन चारों ब्लॉक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला है इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या होता है।
मैनेजमेंट कैरियर में ओवरव्यू, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, कौन-कौन सी थ्योरीज़ हैं मैनेजमेंट के ऊपर और आज की टाइम में मैनेजमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है। मैनेजर के क्या रोल होते हैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन देखोगे उसके अंदर अगर मैनेजर अच्छा है, हालाँकि जो लोग जॉब करते हैं वो लोग मैनेजर्स को मोस्टली उल्टा ही बोलते हैं कि हमारा मैनेजर ऐसा है, वैसा है। लेकिन जो मैनेजर है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कि अब ये ऑर्गेनाइज़ेशन कैसा चल रहा है, इन फ्यूचर जहाँ पे जाना है, तो वो लोग जो टॉप लेवल होता है, मिडल लेवल होता है, उनका बहुत क्रिटिकल रोल रहता है कि किस तरीके से चीज़ों को चलाना है, किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करना है, किस तरह चीज़ों को प्लानिंग करना है। तो वही सब चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइज़िंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है। 2 में हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग के बारे में कि हमने प्लानिंग तो कर लिया, अब चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है। अपने जो स्टाफ है उनको लीड कैसे करना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है कि जो हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें हम लोग अचीव कर पाएँ टाइम पे। डिसीज़न मेकिंग कैसे लेना है, जो कि एक मैनेजर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है डिसीज़न मेकिंग। तो उन चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है अगर देखा जाए तो, चाहे आप लोग किसी बड़ी कंपनी में जॉब की नज़रिए देख रहे हो कि आपको मैनेजर बनना है कहीं पे, या दूसरा आपको कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, चाहे आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है, मतलब अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है या कोई आगे जाके बिज़नेस आपको बनाना है, तो उन सब के लिए भी आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि आपको प्लानिंग करते टाइम क्या इन चीज़ों का ध्यान देना है, ऑर्गेनाइज़िंग कैसे करना है, जो आप अपना बिज़नेस ग्रो करोगे तो उसमें स्टाफिंग कैसे करना है, लोगों को डायरेक्ट कैसे करना है। आपके पास आइडिया तो है, लेकिन जब आपके नीचे 100 लोग काम करेंगे तो उनको कैसे डायरेक्ट करना है आपको, उनको डायरेक्शन कैसे देनी है, उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें आप चाहे एक एमबीए करने के बाद एक मैनेजर बने किसी कंपनी में, कहीं पे एमडी, सीईओ बने, या फिर आप एमबीए करने के बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। ये सब चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। इन फ्यूचर में आपको ये सब हेल्प करेंगी कहीं न कहीं। और लास्ट ब्लॉक है आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा रहता है, कल्चर कैसा रहता है, मैनेजिंग चेंजेस, एथिक्स और सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। मैं इसका एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं वन बाय वन, यूनिट वाइज़ यूनिट, एक-एक करके वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। और वीडियोज़ के साथ-साथ आपको क्या प्रिपेयर करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले, वो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। पहला जो यूट्यूब लेक्चर्स मैं प्लेलिस्ट डालने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप यूनिट्स की, आप एक बार उनको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, आपको सब्जेक्ट का ओवरव्यू मिल जाएगा कि आप सब्जेक्ट के अंदर जो ब्लॉग्स हैं, उनके अंदर जो यूनिट्स हैं, उनमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। आपको मेरे वीडियोज़ देख के एक आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ के ऊपर ये सब्जेक्ट्स हैं, ये टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद जो आपको इग्नू से स्टडी मटेरियल मिला है, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, एक रीड आउट ज़रूर मारिएगा उसका, ताकि आप लोगों के पास एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए मटेरियल हो। क्योंकि आप लोगों ने ग्रेजुएशन में देखा ही होगा, अ, ग्रेजुएशन के अंदर क्या रहता है कि आपको आंसर्स बड़े लिखने होते हैं। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं, सिर्फ़ हेडिंग्स लिख रहे हैं, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको थोड़े लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे आपका सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और उन 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम मिनिमम 6 से 7 पेज लिखने पड़ेंगे। और ये 6 से 7 पेज आप कब लिख पाओगे? जब आपने मटेरियल पढ़ा होगा। अगर आप सिर्फ़ वीडियो देखोगे, आपको आंसर तो आता होगा, लेकिन आंसर के अंदर वो मटेरियल क्या लिखना है, उसके लिए आपको एक बार जो इग्नू के नोट्स हैं, उनको गो थ्रू करना पड़ेगा। और लास्ट में आप एक 10 इयर्स बुक्स जो रहती है सबके पास, मोस्ट प्रोबेबली लोग इसको गो थ्रू करते ही हैं। बाकी मेरा जो रहता था अपने टाइम पे, मैं 10 ईयर सबसे पहले पढ़ता था। मैं क्या करता था कि पिछले साल के 4-5 साल के पेपर उठा के देखा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या आया हुआ है, कौन-कौन से टॉपिक पे वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, किन-किन टॉपिक्स को बार-बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, केस स्टडी किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है, केस स्टडी किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो मैं जो करता था अपने टाइम पे, मैं 10 इयर्स को पहले उठाता था और फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पे ध्यान देता था, बुक्स के ऊपर या जो स्टडी मटेरियल रहता है। तो मैं भी आपको एक सजेशन दूँगा कि एक बार 10 ईयर उठा के पहले देखें कि पिछले साल का पैटर्न क्या था, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स किस तरह से पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने करने होते हैं, और कौन से ऑप्शनल्स होते हैं, कौन से कंपल्सरी होते हैं। तो वो सब चीज़ें आप 10 ईयर्स की हेल्प से एक बार देख सकते हो। बाकी मैंने थोड़ा-सा गाइड भी कर दिया वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आपका एमएमपीसी 01 का पेपर कैसा आता है, और 10 ईयर से आपको एक बस आइडिया मिल जाता है कि आपको पढ़ना क्या है। इग्नू ने तो आपको बुक्स दे दी, इग्नू ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बुक्स दे दी, लेकिन उस बुक्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 10 ईयर उठा के पढ़ लोगे तो। तो आज के सेशन के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, और स्टेप बाय स्टेप, यूनिट बाय यूनिट आप लोगों के लिए वीडियोज़ डालने वाला हूँ, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको एग्ज़ाम्स में
हेल्प करने वाली है। और अगर आप लोगों को ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आप ये मेरा प्लेलिस्ट जो है आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जो लोग एमबीए कर रहे हैं, ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्पफुल रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।